नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, जो भारत से जुड़े भी हैं, भारत के बाहर भी जुड़े हुए हैं। इंडिया में जो नया भारत है, वो कहता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब है? भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज़्यादा सही है। कोई ये भी कहता है कि पड़ोसी के घर पर नज़र रखो, कहीं न कहीं चीज़ें हम पर इम्पैक्ट करेंगी। तो आम आदमी के लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन लेकर आए हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे 5 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। कमांडर रिटायर्ड एस चक्रपाणी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जय हिंद सर, आप सलाहकार हैं गवर्नमेंट के, आप अच्छी-अच्छी सलाहें उन्हें दीजिए ताकि कई तरीके के ऑपरेशन करें और वैश्विक स्तर पर भारत 2 जो सुपर पावर्स की लड़ाई है उसमें उनको पूरे तरीके से बायपास करके टॉप नंबर 1 पर पहुंच जाए। तो स्वागत है सर आपका हमारे डिजिटल स्पेस में। सर सबसे ज्यादा भी ट्रेंडिंग खबर हम भारत से ही शुरू कर लेते हैं। एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो गई है। बहुत ही नॉर्मल साधारण एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट करा और कहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की विशेष उन्हें कन्वे की हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ सुनने को नहीं मिला। हाँ, कयास ये थे कि चीन ने जब बोल दिया था कि तिब्बत का जो मसला है कांटा है इस रिलेशनशिप में। तो आप इस पूरी मीटिंग को, इस पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए कैसे देख रहे हैं, तिब्बत के लिए कैसे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसे देख रहे हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना चाहते हैं, तिब्बत जाना चाहते हैं, लेकिन सरलता से और पीसफुली। निहारिका जी, सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार। और अभी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका दिया है कि आपके श्रोताओं के साथ रूबरू हो सकूं, सरल भाषा में, सरल हिंदी में बता सकें हम लोग कि हम क्या देखते हैं भारत के लिए और चीन का हमारा साथ जो संबंध है वो कैसे है। देखिए, ट्रेडिशनली चीन जो है हमेशा एक एग्रेसिव और रिविजनिस्ट पावर रहा है। मतलब वो चाहता है कि वो बढ़े और बढ़ेगा दूसरों की कीमत पे, दूसरों से हथियाएगा, चाहे वो जमीन हो चाहे वो कुछ और हो। ट्रेडिशनली चीन यही रहा है। अब फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं बिल्कुल अभी तक। हम पुराना अक्साई चीन की बात नहीं कहते, हम वो अरुणाचल में उसने क्या किया, क्या इधर किया, का वो किया, वो सब छोड़ देते हैं। तुरंत अभी आइए, अभी क्या हो रहा है। अभी चीन हमारे साथ जो है समझौता करने की बहुत जल्दबाजी में है। क्यों है? क्योंकि चीन को सामने उसको दिखाई दे रहा है बर्बादी। चीन की बर्बादी कहां से होगी? सबसे पहली समस्या यह है कि चीन को चाहिए है सबसे ज्यादा पानी, क्योंकि उसकी आबादी बड़ी है। उसकी जो सारी नदियां हैं वो सब के सब तिब्बत से शुरू करती हैं, और इसीलिए तिब्बत उसके लिए बहुत अहम है। और तिब्बत अहम है तो दलाई लामा अहम है। और दलाई लामा का 90th बर्थडे अभी अभी किया गया। और क्या हुआ इसमें? सिर्फ एक मोदी जी ने हैप्पी बर्थडे मैसेज दिया है। हैप्पी बर्थडे मैसेज तो हम अपने दुश्मन को दे देते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है उसमें, राइट? लेकिन इसके ऊपर उसने बवाल खड़ा कर दिया। इसका जवाब क्या मिला? मोदी जी जैसे हमेशा होते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, कहीं और से का जवाब आते हैं। तो आप देखिए, किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं, दलाई लामा जो है वो उनका जो रीइंकारनेशन होगा वो उसी प्रणाली से होगा जो कि अब तक होता आया है। दलाई लामा में इसने कह दिया कि नहीं नहीं, अब हम मेरा रीइंकारनेशन जो होगा वो होगा एक फ्री, मतलब स्वतंत्र देश में, मतलब चीन में नहीं होगा। कहां होगा? कुछ अटकलें लग रही हैं। लगता यही है कि हिंदुस्तान में होगा, लेकिन हिंदुस्तान में कहां? धर्मशाला, या फिर सिक्किम, या फिर लद्दाख। ये सारी जगह ऐसी हैं जहां पे तिब्बती पॉपुलेशन काफी बड़ी है, या हो सकता है भूटान। तो ये अटकलें लग रही है, तो चीन को लगी है मिर्ची इससे। एक और चीज हुई, जो अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू जी, उन्होंने कह दिया कि हमारा जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ है, चीन के साथ नहीं है। तो हमें जो है, हम तिब्बती लोगों के साथ हम मानते हैं। और एक यूनिक चीज है अरुणाचल प्रदेश की, निहारिका जी, ये मान के चलिए, अरुणाचल में
हर वैली में एक अलग अलग ट्राइब बसती है, और ये जो ट्राइब्स हैं वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानती। वो अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है। तो उनका लिंक लैंग्वेज क्या है? उनकी लिंक लैंग्वेज है हिंदी। और प्रेमा खांडू जी ने ये कहा हमारी भाषा जो है वो हिंदी है, तो चीन को और ज्यादा मिर्च लगी। तो इस एक बर्बादी उसको तिब्बत की तरफ से दिखाई देती है। दूसरी, उससे दिखाई सर, देता है कि आपको एक बयान है वो मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी बात की तस्दीक करेगा। चाइना ने कह दिया है कि हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। जयशंकर के बीजिंग पहुंचते ही आंखों में आंख डालते ही मजबूती से हाथ मिलाने के बाद ये बैकफुट पर है। तो यहाँ आपकी बात सही लग रही है, एकदम सही 100% कि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी लग रही है। तिब्बत की बात ही नहीं हुई कि बस मिलके हमें काम करना है। 2020 के हाँ, बाद जो गलवान विवाद है उस पर कोई बात नहीं हुई, तिब्बत पर बात नहीं हुई, लेकिन बस मिलके काम करना है। मोटे तौर पर बातें हुई जो आपने ऑफ रिकॉर्ड मुझे बताया था कि कुछ नहीं होना, बस एक गुडी गुडी टॉक्स हुई, मेन मुद्दे पीछे हो गए। बिल्कुल, ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। यहां पे चाइना को सबसे अहम क्या लगता है? चाइना चाहता है जब एससीओ की समिट मीटिंग हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। अब आप देखिए, चीनी जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग ब्रिक्स में नहीं गए थे। पिछली एससीओ की जब मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे रक्षा मंत्री गए थे और उन्होंने जो बयान था उसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। उसमें क्योंकि उसमें ना जिक्र नहीं था हिंदुस्तान के ऊपर जो और टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, गलवान की बात, सॉरी, पहलगाम का नाम नहीं आया था, लेकिन बलूचिस्तान का नाम ले रहे थे। ठीक है, तो उनको लगता यह है कि मोदी जी अब नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे तो आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कोई भी बड़ा समिट जो होगा बिना मोदी जी के पूरा होता नहीं है। तो उसको चाहिए है कि मोदी जी आए, उसके लिए वो जो जो जरूरत होगा वो करेगा। लेकिन चीन उंगली भी करता रहता है हमें। ये मत भूलिए, जो रेयर अर्थ के लिए उन्होंने उसने मना कर दिया, कहेगा नहीं नहीं हम दे रहे हैं लेकिन हमारी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मना कर दिया। इससे आम भारतीय को क्या नुकसान हो रहा है? आम भारतीय के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जहां जहां पे रेयर अर्थ इस्तेमाल करते हैं वहां पे वो महंगे होंगे, या उनको पूरा करने में हमें दिक्कतें होंगी। यहां तक कि हमने जो चीन को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बनने की कगार पे है, सेकंड है हम आज की तारीख में, वहां पे चीन चाहता है कि हमें वो नीचे कर सके। फर्टिलाइजर ना देके हमारे खरीफ क्रॉप जो फसल होनी है उस पर बाधा डालना चाहता है। ठीक है, तो एक तरफ से वो चीन ये कर रहा है, दूसरी तरफ से चीन को दिखाई दे रहा है कि उसका सबसे बड़ा बाजार अमेरिका, वहां पे 50% से ज्यादा का उसका टैरिफ लगा हुआ है। ट्रेड डील की बातें हो रही हैं लेकिन हुई नहीं है। जबकि हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड डील होने की अटकलें लग रही हैं, कह रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है, आज हो गया, कल हो गया। और एक हमारा डेलीगेशन आज की तारीख में अमेरिका में बैठा हुआ है। डील में ये क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है कि अमेरिका ने ऑफर किया है कि हम आपको 20% टैरिफ लगाएंगे, और हिंदुस्तान कहता है कि नहीं सर, हम 20 ना माने, हम 10% लेंगे। लेकिन हम एग्रीकल्चर पे नहीं मानते आपकी कोई भी चीज, हम डेयरी पे नहीं मानते, क्योंकि ये हमारे आम आदमी की बात है। हमको चाहिए कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी फसलें के जो भी वो उपजाऊ करते हैं उसका वो बेच सकें। ये हमारे लिए बहुत अहम है, और हम यही करने की कोशिश में हैं। हमको चाहिए कि फर्टिलाइजर हमें बिना तकलीफ के मिले। हमको चाहिए कि जो हमारे गाय बैल पशु हैं, पशुपालन का हमारा जो क्षेत्र है उसमें हमें समस्या ना आए। तो इस सब के लिए क्या जरूरी है? इस सब के लिए जरूरी है कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अमेरिका हमें देने की कोशिश करता है, और वहां पे वो सस्ते दाम पे कर सकता है, क्योंकि वो अपने गाय को भी बीफ खिला देता है, उसको और भी चीजें खिलाता है, ताकि उसका फैट कंटेंट ज्यादा हो जाए, और हमारे किसानों के ऊपर जोर पड़ेगा इसकी वजह से। इसलिए हम ये दो तीन चीजें नहीं देना चाहते, और हमने कहा हम डील कर लेंगे, आपको हथियार आपसे कुछ ले लेंगे, आपसे हम तेल ले लेंगे, तो जितनी भरपाई आपको लगता है आपका नुकसान हो रहा है उतनी हम भरपाई किसी दूसरी तरीके से करेंगे, ताकि हमारा आम आदमी, हमारा आम किसान, हमारा आम पशुपालन जो कर रहे हैं उन पे असर ना पड़े और हमें सस्ता तेल मिलता रहे।
तो ये हमारा ये है। तो चीन को इससे भी लग रहा है कि अगर इंडिया पे 20% भी आए और उसके ऊपर 50 आए तो हमारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। अगर हमारी चीजें सस्ती हो गई तो चीन का बट्टा बैठ जाएगा, उसका एक्सपोर्ट और भी कम होगा। और हिंदुस्तान क्यों कर सकता है ये सब? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे देश में ज्यादा बेचती है, एक्सपोर्ट कम करती है। हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, चीन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, उसमें कंजम्पशन कम है। इसीलिए समस्या चीन को ज्यादा लगती है। और यही एक समस्या है जिसकी वजह से चीन को लगता है कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरह से दबाव डाल सकूं। तीसरी बात, आप ये देखिए, चीन कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, जो जहां भी हो सके, अमेरिका या वेस्टर्न अलायंस में फूट पैदा कर सके। फूट कैसे पैदा करेगा? अमेरिका को पता है कि उसके पास जो हथियार की मात्रा है, खास करके पेट्रियट सिस्टम में जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, उसकी तादाद उसके पास बहुत कम है। जो उसके पास हुआ करती थी उसके करीब 25 से 40% के आसपास उसकी तादाद उसके पास है। मतलब वो डेंजरस रिजर्व स्टेट पे आ चुका है। इसीलिए आप देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार बेचने से मना किया। अब कहता ठीक है, हम हथियार देंगे, लेकिन नेटो खरीदे हमसे और वो हथियार दे दे रूस को, यूक्रेन को, हम नहीं देंगे डायरेक्टली। एक यहां पे अमेरिका का ये है। दूसरा, अमेरिका के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, खास करके ये मत भूलिए कि 1.5 साल के बाद अमेरिका में एक इलेक्शन होंगे। अगर उस इलेक्शन में ट्रंप भैया जीते नहीं और वो हार जाए, तब तो ट्रंप भैया तो गयो, वो एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वो लेम डक प्रेसिडेंट बनने का उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लेम डक प्रेसिडेंट ना बने। तो क्या करेंगे? वो कोशिश में है कि हम कहीं ना कहीं से जल्दी से कोई एक विक्ट्री डिक्लेयर कर दें। तभी वो देखिए किस रफ्तार में उन्होंने कहा, मैंने उठा के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सुलह करा दी, मुंह की बड़ी। फिर ईरान इसराइल के बीच में करा दी, वहां भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, कुछ हद तक है। फिर वो लगे हुए थे यूक्रेन को में हम युद्ध कम कर देंगे, वहां भी कुछ नहीं हो रहा। तो ट्रम्प भैया को लग रहा है कि भैया हम दुनिया के फूफा बने बैठे हैं, लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं है, हमें कुछ भाव भी नहीं दे रहा है। यहां पे चीन ने सबसे बड़ा अपना दांव खेला और वो किया कि ऑस्ट्रेलिया को तोड़ दिया, या कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को तोड़ने की। कि अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर होता है उस अमेरिका के खेमे से और उसके पास आ जाता है, तो उसको एक मार्केट मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट्स की, और रॉ मटेरियल का एक भंडार मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि ट्रम्प भैया ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं बेकार के। ट्रम्प भैया ने तो जापान के ऊपर भी सैंक्शन लगाए 35%। और जापान कहता है भैया हम तो ट्रीटी है आपके साथ संधि बना के बैठे हैं, आप हमें हथियार देने वाले हैं, आप हमें सुरक्षा देंगे और आप हमें सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इस तरह से लेकिन सर ट्रम्प भैया ने ऑस्ट्रेलिया बहुत के सी साथ एक ये जो साथ ट्रेड बहुत कुछ डील हो खाने की रही है, कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया के हाँ जी, साथ बोलिए। सर ये जो ट्रेड डील है इतनी आसान आपको लग रही है? क्योंकि चाइना के साथ अगर कोई ट्रेड डील करे तो नतीजा वो होता है जो पैंडेमिक के रूप में होता है, या फिर दूसरी तरीके? बिल्कुल सही निहारिका जी। चीन की दोस्ती जो है, चीन ऐसा देश है जिसने सबको, उसका कोई ऐसा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, खास करके अपनों को तो जरूर ठगा है। और चीन ने तो का पेशा है ठगना। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे देख लिया ऑस्ट्रेलिया, चीन ने उसके साथ क्या बर्ताव किया। यहां तक कि चीन ने उनको मास्क और प्रोटेक्टिव गियर बेचने से मना कर दिया था। फाइनली कहां से गए? हिंदुस्तान से। क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था हमारे पास मास्क और प्रोटेक्टिव गियर बनाने की क्षमता नहीं थी, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर हमारे इंडस्ट्री ने, और ये है ग्रेटनेस भारत की इंडस्ट्री की, हमने बनाने शुरू कर दिए, इतने बनाए कि हम एक्सपोर्ट कर सकते थे। आपको याद होगा जी। ऑक्सीजन की कमी हुई थी एक जमाने, एक टाइम पे, हम्म। लेकिन 3 महीने के अंदर क्या हुआ?
इतना ऑक्सीजन हमारे पास था कि हम एक्सपोर्ट करने लगे, बांग्लादेश को हमने ऑक्सीजन दिया। तो हमारे पास वो क्षमता है, इसीलिए चीन हमसे डरता है, इसीलिए अमेरिका हमसे डरता है। और इसीलिए आप देखिए, अमेरिका ने 35 देशों को टैरिफ की चिट्ठियां भेज दी हैं, आपके ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा रहा हूं, आपके ऊपर ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और भारत के पास चिट्ठी नहीं भेजी। उसको पता है अगर भारत के ऊपर ये सब करेगा तो भारत इससे बाहर निकलने के तरीके उसके पास हैं, उसके अरे पास कई विकल्प है। इंडस्ट्रीज तो इंडिया में ही आ लेकिन रही हैं अमेरिका के ट्रम्प को पास उसको छोड़कर, इतने ज्यादा विवाद, विकल्प। बिल्कुल इतने विवाद सामने निकल कर आ रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज तो इंडिया की शरण में ही आ रही हैं, ट्रम्प की कहीं पर चल नहीं रही है। तो खिसिया कर वो अपने आप को या तो मीडिएटर के भूमिका में बता रहे हैं, या हीरो, या फिर एक मिडल मैन की भूमिका में बता रहे हैं, लेकिन बाकी खंडन हो रहा है। यहाँ पर आपने बात बोली कि ऑक्सीजन सप्लाई की, चीन से दोस्ती इतनी आसान नहीं है। दोस्ती तो इंडिया और बांग्लादेश की भी आसान नहीं है सर। इतने 72 घंटों से ज्यादा का हाँ जी, समय हो बिल्कुल। गया, 9 हत्याएं हो गई, वीडियो वायरल हो गया। ये यूनिस की सरकार आई है, ऐसा लग रहा है कि ये भी अंदर से जो एक्टिविस्ट और हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटी, उनकी आवाज अब बुलंद हो रही है कि भाई अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिस जो कर रहे हैं, इसका अंत क्या है? कि क्या वाकई भारत बांग्लादेश की फिर टाइज रहेंगी? इंडिया ने तो पैंडेमिक के टाइम बांग्लादेश को ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है ना कि वहां बैठे लोगों की जान ही ले ली जाए, उनसे ही ऑक्सीजन छीन ली जाए अपने क्रिमिनल एट्रोसिटीज करके। देखिए न्यायिका जी, ये मत भूलिए, हिस्ट्री ऐसी चीज है, इतिहास ऐसी चीज है, अगर आप उससे सीखते नहीं है तो कभी आप, वो फिर से आपके ऊपर दोहराया जाता है, क्योंकि आपको वो करना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग जब बनी थी 1906 में, कहां बनी थी? ढाका। बांग्लादेश, जो बंगाली मुसलमान है वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी ज्यादा कट्टर है। डायरेक्ट एक्शन डे जी। हुआ था, आपको याद होगा, कलकत्ते में हिंदू कटे थे, लाखों की तादाद में कटे थे, वो भी बांग्लादेशी मुसलमान थे। उसके बाद से जब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ तो यही मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे बाद में बने, वो क्या कर रहे थे? हिंदुओं को ही तो मार रहे थे सबसे ज्यादा। मुक्ति बानी आई, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल गई, वो हमारी मजबूरी थी। हमारे पास 10 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर बैठे थे, और हमको सही बात। लगा कि अगर हम बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस करा देंगे किसी तरह से, तो हम इनको वापस भेज सकते हैं, नहीं तो ये तो हमारी छाती में बैठ के मूंग दल रहे थे, हमें उनके हम्म। खाना पीना सब कुछ करना पड़ रहा था, और हम उस समय हम्म। इतने सक्षम नहीं थे। तो हमने इंडिपेंडेंट करा दिया उनको। उसके बाद भी क्या हुआ? चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान हुए, उनको भी मार दिया गया। उनके बाद इतने प्रेसिडेंट बदलते रहे, और बाद में शेख हसीना के दौरान भी हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार हो ही रहे थे। ये तो नहीं है कि अत्याचार नहीं हो रहे थे। आम तौर पे काली मंदिर के ऊपर अटैक हो जाता था, दुर्गा पूजा के टाइम पे कुछ ना कुछ होता रहता था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल में था। अब क्या हुआ है? अब वही जो कट्टरवादी थे बांग्लादेश के, उनको यूनुस ने रिहा कर दिया। यूनुस की सरकार में उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं कई सारे, और यही जो लोग हैं ये वापस आपको, है ना, हिंदुस्तान को फिर प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो यूनुस के पीछे कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। यूनुस के पीछे है वही हमारा पुराना मित्र चीन। ये तख्ता पलट के जो काम हुआ है वो चीन ने किया है, पाकिस्तान के जरिए, आईएसआई के जरिए, ताकि वो शेख हसीना को निकाल सके। और अमेरिका ने इसमें साथ दिया, उनको लगा कि अगर यहाँ हमारा मुंडू आ जाएगा, भाई यूनुस तो अमेरिका का ही मुंडू है, उसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, राइट। अगर हमारा मुंडू आ जाएगा तो हमको सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाएगा, हमको एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना देंगे, और चीन जो म्यांमार में रेयर अर्थ कर रहा है वो हमको मिल जाएंगी, और हम चीन के ऊपर निगाह रख सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने भी उनका साथ दे दिया। अब चीन ने क्योंकि इतना सब कर रखा है यूनुस को, तो यूनुस मियां ने कुछ तो करना ही है। भाई आपसे पैसे ले लिए हैं, अब आपको कुछ तो वापस करना पड़ेगा। काम तो करके ये कुछ दिखाएंगे ना। करेक्ट, और यही उस चीन का काम है। चीन के ये कहेगा साहब हमने कुछ नहीं किया, वो तो वहां हो रहा है, हम क्या करें, हमारी बात तो है नहीं।
और ये डिनायबिलिटी जो है वो चीन एस्टेब्लिश करता है हर जगह, और इसीलिए हमको चीन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए मेरा अपना मानना है, देखिए जब टर्की ने पहलगाम युद्ध के बाद सुआब से दूर के टाइम पे पाकिस्तान का साथ दिया, तो हमने, हमारे देशवासियों ने क्या किया था? हमारे बॉयकॉट देशवासियों कर ने टर्की जाना बंद कर दिया, बॉयकॉट कर बॉयकॉट दिया टर्की था। हुआ। यहाँ हमको तक ये कि विमान बॉयकॉट, सर्विसेज में जो हाँ जी टर्की की बिल्कुल, एजेंसी थी उन्हें भी हटा दिया गया था। सोशल मीडिया पर एक मुहिम बिल्कुल कैंपेन बन गया था। यही हम, एब्सोल्युटली निहारिका जी, ये हमको चीन के साथ करना है, लेकिन चीन के साथ हमें ट्रांजैक्शनल होना है। देखिए जियो पॉलिटिक्स में कोई हमेशा परमानेंट एनिमी नहीं होता। मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको आके आपको मक्खन भी लगाऊंगा, आपको जैन भी करूंगा, जैसी जरूरत खत्म, तू कौन और मैं खाम खा। तो चीन के साथ हमें ट्रांजैक्शनल होना जरूरी है। एक तरह से मुझे बहुत खुशी है कि चीन ने फर्टिलाइजर पे, रेयर अर्थ पे हमारे ऊपर उंगली की है। मान के चलिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम में सारे की सारी चीजें जिसके ऊपर हमें तकलीफें आज हो रही हैं, हम बनाना शुरू करेंगे। यही बिल्कुल। हुआ हर वक्त जब भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगे, हमने उस ओकेजन का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़े, पीछे कभी नहीं रहे। हाँ, ये बिल्कुल, अच्छा ऑपरेशन हिंदुस्तानी वही सिंदूर है, में भी देखने को जब मिला जब था जब कि तक बाकी उसको देशों पर है ना, डिपेंडेंसी को खत्म वो करते घोड़े हुए की तरफ से हम एक लात अपने नहीं पड़ती। हथियार खुद बनाएंगे, खुद पूरा अपना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, खुद आत्मनिर्भर होंगे। ये एक आपने एक बड़ी बात बोली और ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला कि अब हम अपना सिस्टम, अपने रडार सिस्टम हो भारत के ब्रांड में, मेक इन इंडिया भारत के ब्रांड में बनाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। उसी तरीके से जो आपने बोला कि फर्टिलाइजर पर उंगली करिए, तो भारत के लिए एक अच्छा मौका है। स्वदेशी देश, मेक इन इंडिया फर्स्ट, मेड इन भारत फर्स्ट। चलिए अब जाते जाते एक सवाल ट्रंप पर और है। जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, इंडिया बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तनाव और कोल्ड वॉर की स्थिति से आप ऊपर है रशिया और यूक्रेन यूक्रेन का मसला। ट्रंप लगातार कहते हैं कि वो पीस के हाथ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सब एक दिखावा है, ये सूडो टॉक्स हो रही हैं। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अमेरिका ने यहाँ पर भी बाजी रची। अब वो कह रहे हैं कि वो पेट्रियट सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। पुतिन अगर वॉर खत्म नहीं करते हैं 50 दिन के अंदर, तो 100% टैरिफ उस पर भी इम्पोज। एक तरफ ट्रंप मानामानी कर, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको कोई सुन नहीं रहा है, खिसियाए हुए हैं वो। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया भी अब इम्पैक्ट होने की स्थिति में आपको लगता है आ गया है ट्रंप की इस वार्निंग के बाद? देखिए ट्रंप का स्टेटमेंट देखिए, उसने क्या कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। अगले 50 दिन में आप कुछ कर लीजिए वरना हम लगाएंगे। उसने कहा पीस मतलब शांति करिए। शांति बहाल कैसे करेंगे? जिस रफ्तार से पुतिन आजकल यूक्रेन के ऊपर एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक कर रहे हैं, 500-600 मिसाइल और ड्रोन एक दिन में मार रहे हैं। 500-600 में ड्रोन के साथ अगर 10 मिसाइल भी जा रही हैं और आपके 20 पेट्रियट, 30 पेट्रियट अगर निकल रहे हैं, अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 600 मिसाइल पर ईयर है। 600 मिसाइल एक साल में। यहाँ पे रोज 50-60 मिसाइल ये यूक्रेन मार रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे। जी। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है ये नेटो ने यूक्रेन के ऊपर थोपी है। देखिए जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो नेटो बना। नेटो कितने लोग थे? 12 देश थे। आज कितने हैं? 32। जब यूएसएसआर टूटा तब गोर्बाचोव के साथ संधि, उन्होंने वर्बल संधि थी, उन्होंने कहा आप वार्सो पैक्ट को खत्म कर दीजिए, हम नेटो खत्म कर देंगे। गोर्बाचोव ने वार्सो पैक्ट खत्म कर दिया, उन्होंने नेटो खत्म नहीं किया। उसके बाद क्या किया? जो बड़े देश थे, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, उनमें फूट पैदा कर करके छोटे छोटे देश बना दिए पूरा बाल्कन रीजन में, और ये सारे छोटे देश नेटो के अंदर। अब वो चाहते हैं कि रशिया के ऊपर भी, रशिया को भी तोड़ दिया जाए, ताकि फिर हम जो है पूरे विश्व के राजा बन जाएंगे, और हम जो है रशिया में जो मिनरल्स हैं, जो ऑयल है, जो गैस है, वहां पे है ना उत्पादन की क्षमता है,
एग्रीकल्चर की क्षमता है वो सब हमारे हाथ में आ जाएगी। इसलिए यूक्रेन को उकसाया गया। ये लड़ाई आज के 2022 की नहीं शुरू हुई है, ये 2014 में हो गई थी, जब लुकाशेंको को विक्टोरिया न्यूलैंड ने, है ना, वहां पे लोकल कू करके निकाल दिया था और वहां पे एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बन गया था वहां, सॉरी प्रेसिडेंट बना था यूक्रेन में। तब से लेके अब तक यही चल रहा है। फिर उन्होंने कहा हम क्राइमिया को लेंगे, तो रशिया ने कहा को लगता है कि अगर क्राइमिया चला गया तो उसके पास ब्लैक सी में पोर्ट जो है वो खत्म। अगर ब्लैक सी एक्सेस खत्म हो जाती है तो रशिया के पास तो सर्दियों के टाइम पे से उसके सारे पोर्ट बंद है, सारा का सारा, चाहे वो बाल्टिक सी हो या वो आर्कटिक मोशन में, वो तो सब फ्रोजन होते हैं, वहां पे बर्फ जमी है। तो रशिया को चाहिए कि मेरे पास कोई ऐसा एक बंदरगाह तो है जहां से मैं एक्सपोर्ट कर सकूं, और क्राइमिया उसके लिए बहुत अहम था। क्राइमिया वैसे भी रशिया का ही हिस्सा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए यूक्रेन को दिया गया था। यूक्रेन नहीं तो और सर, रशियन ये जो जो है धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या पुतिन पर, कुछ नहीं, रशिया पर, आपको कुछ लग रहा नहीं। है? मेरा मानना है, देखिए क्या किया है ट्रंप ने। पहले कहा कि मैं 300 मिलियन के हथियार दूंगा, फिर कहा नहीं नहीं मैं हथियार नहीं दूंगा। अब कहते हैं मैं 300 मिलियन का हथियार दूंगा लेकिन नेटो खरीदे मुझसे। नेटो के पास पैसे हैं? नेटो के पास क्षमता है कि वो हथियार खरीद के यूक्रेन को दे सके? उनकी भी अर्थव्यवस्था व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, और क्या, उसने 50 दिन का टाइम दिया। कहता भैया 50 दिन दे रहा हूं मैं, कर लो जो करना है कर लो, खत्म करो स्यापा हमारा, ताकि हम जो हैं अब बाद में हम कहेंगे हमने संधि कर ली है और यूक्रेन को हम डिवाइड कर देंगे। आप ईस्टर्न यूक्रेन को आप रख लो, वेस्टर्न यूक्रेन को हम इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे, और हम गारंटी करते हैं कि वेस्टर्न यूक्रेन को हम नेटो में नहीं आने देंगे। और यही तो अब रशिया चाहता है। रशिया तो, पुतिन तो बीच में पिछले साल, जब 2 साल पहले इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर गए थे रशिया और पुतिन से मिले थे, उस समय पुतिन ने कहा था ठीक है मैं संधि करने को तैयार हूं। उसी टाइम पे याद करिएगा, बोरिस जॉनसन हवाई जहाज में उड़ता हुआ भागता हुआ पहुंचा था कीव, और उसने कहा था नहीं संधि ना करें। उस समय प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना वादा किया था कि मैं जेलेंस्की को नहीं मारूंगा। उससे पहले जेलेंस्की बंकर में छिपा रहता था, उसके जी। बाद वो बाहर आके विश्व में घूमना शुरू कर दिया और अब टाइगर बना घूमता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि पुतिन जो है वो अपनी जुबान के पे काबिल रहेंगे। अब पुतिन के पास 50 दिन है। इन 50 दिन में आप देखिएगा, पुतिन नीपर रिवर जो नदी है वहां तक पहुंच के कहेंगे अब हमने जो करना है वो हमने कर लिया, हमारी तरफ से युद्ध बंद है। अगर आप अच्छा। गोली चलाएंगे तो हम कुछ करेंगे, वरना हमारी तरफ से गोलीबारी बंद। हमने यहाँ पे अपना युद्ध, अपना स्पेशल ऑपरेशन स्थगित कर दिया है। ये जैसे ही होगा अमेरिका कहेगा वेरी गुड, मैंने ये संधि करा दी है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट करने के चक्कर में पुतिन जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी मिड टर्म इलेक्शंस में ही हार करवा देंगे। अब खबर न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई है, सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर एक टेररिस्ट बैकग्राउंड का शख्स मेयर का चुनाव लड़ता है, कि कहीं ना कहीं ये पुतिन की जो टैरिफ पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो वैश्विक नीति, अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उससे मायूस होकर कहीं मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को नुकसान ना हो जाए डेमोक्रेट्स के हाथों, और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन ना हो जाए जल्दी। ऐसा लग रहा है क्या आपको? देखिए यही तो डर है जो ट्रंप को खा रहा है, यही तो डर है, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क में जो आप टेररिस्ट बैकिंग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ एक्चुअली टेररिस्ट है। और डेमोक्रेट्स देखिए, ये है एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल। इनमें इनको जो भी करना है ये वो, देखिए लेफ्ट और लिबरल ये इतना, बिल्कुल मैं क्या कहूं, लेफ्टिस्ट है और लिबरल जो है वो एक्चुअली इलिबरल है, वो लिबरल है ही नहीं। वो कहते हैं या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपको कैंसिल कर देते हैं। वही तो कैंसिल कल्चर है। अच्छा। हम्म। ठीक है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे ये नहीं है, हम आपसे मुंह मोड़ लिया, और यही चल रहा है
लेफ्ट तो लिबरल। सर एक टेररिस्ट बैकग्राउंड का शख्स अगर गवर्नर बनता है, उसकी दौड़ मर है, चीजें तेज हो रही हैं, कहीं ना कहीं पुतिन की हारी और वहीं की पब्लिक देख रही है, तो आपको मिड टर्म इलेक्शंस बहुत जल्दी लगते हैं? मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही कुछ ऐसी न्यूज की डेमोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया धीरे धीरे अमेरिका का मिजाज? ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो कानून है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बिल्कुल साफ है। उनका हम्म, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 4 साल के लिए ट्रम्प प्रेसिडेंट है, उनको आप निकाल नहीं सकते। वहां पे डेमोक्रेट नहीं आ सकता। अगर हम्म। ट्रम्प किसी वजह से, खुदा ना करे ना हो, उनको मैं लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं, अगर कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेंगे, और उनका अच्छा, सक्सेशन प्लान बिल्कुल साफ है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को तो गया, अब आता है हम्म, सेनेट और कांग्रेस। सेनेट और हम्म। कांग्रेस में इलेक्शंस अगले साल है। आज की तारीख में सेनेट और कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की का बोलबाला ज्यादा है, लेकिन मार्जिनली ज्यादा है। अगर डेमोक्रेट मार्जिनली ज्यादा हो जाएंगे तो जो भी कानून, जो भी प्रपोजल, जो भी पॉलिसी ट्रंप लाना चाहेंगे, वो डेमोक्रेट्स उसको रोक सकते हैं। इस तरह अच्छा, से ट्रंप जो है वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो वो लेम चलिए। डक प्रेसिडेंट बनेंगे। तो यहां पे ये समस्या है। और मान के चलिए, चाहे ये मागा है या रिपब्लिकन्स हैं, जब वक्त आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि लेम डक प्रेसिडेंट अगर हो जाते हैं तो अगले मेन चुनाव जब होंगे, तब तो रिपब्लिकन वापस नहीं आ सकते, तो वो ट्रंप को लेम डक तो होने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा। न्यूयॉर्क की बात जो है, वहां पे ये हम मन मंदानी, हाँ ममदानी, ममदानी, जोहर ममदानी, ममदानी जो है, ये इनको लगता है कि अगर हम यहाँ पे बन जाएंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। उनका एक वाक्य, उन्होंने एक कहा है कि अगर मैं यहाँ पे बन जाता हूं मेयर, तो मैं पुलिस को खत्म कर दूंगा। अगर पुलिस को आप खत्म कर देंगे, पुलिस को ना बिल्कुल ये कह कर देंगे कि आप कुछ वो कर नहीं सकते, तो क्या आपको लगता है न्यूयॉर्क जैसे शहर में सेफ्टी सिक्योरिटी होगी? मुझे तो नहीं लगता। और अगर बिल्कुल वो नहीं अंडरस्टूड है। होगी, अंडरस्टूड है कि लॉ एंड ऑर्डर फिर क्या होगा, और ट्रंप अपने लिए किस तरीके से जड़ें अपनी खोद रहे हैं। धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, 5 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने के लिए और उससे आसान भाषा में हमको समझाने के लिए कि हम पर किस तरीके से इम्पैक्ट करे, कैसे हम अलर्ट रहें, क्योंकि इवेंचुअली हर भारतीय का कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी से ताल्लुक रहता है, चाहे वो ट्रेड टर्म्स हो, चाहे वो टूरिज्म के टर्म्स में हो, या इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या एक देश को समझने, वहां की संस्कृति को समझने के लिए वहां के राष्ट्र अध्यक्ष को समझना भी काफी जरूरी है, वहां की पॉलिसी और सोच को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद एक्सेस चक्रपाणी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर हाजिर होंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर।